नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में। और इस शो में हम आपको अगले हफ्ते की तैयारी करवाएंगे। इस हफ्ते का इसका पूरा रिकैप भी लेंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा और अगले हफ्ते आपको किस तरह की तैयारी करनी है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो या फिर बेस मेटल की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकी को समझने में जोखिम तो होता ही है, लेकिन अगर उसको ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस सप्ताह कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि आपको मदद करेंगे और इससे आपको मदद मिलेगी कि आप अगले हफ्ते की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो ये शो देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट आप प्रॉपर रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और इस बीच हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। कोटक सिक्योरिटी से रविंद्र राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा stayvan.com से दीपेन शाह भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोने चांदी में ये पूरा हफ्ता इस बार कैसा रहा। अगर सोने की लिए बात करें तो इस हफ्ता MCX सोने में करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स गोल्ड में इस हफ्ते करीब 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी देखी गई और सोना इस बार ये जो पूरा हफ्ता था वो 51,400 से 52,600 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। बुलियन मार्केट के लिए भी जो ट्रिगर्स की बात की जा रही है वो हम देख रहे हैं कि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी नरमी का रुख है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, जिसके चलते हम देख रहे थे कि सोने में नरमी देखने को मिली। तो डॉलर इंडेक्स में जो ये स्ट्रेंथनिंग हुई है ये कितनी टिकाऊ है और इसका कितना असर सोने पर पड़ सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और सोने में आपकी राय लेना चाहेंगे। हल्की जो नरमी आई है इसे आप कैसे देख रहे हैं और नेक्स्ट पूरा वीक जो रहेगा उसमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए सोने में? क्या खरीदारी का मौका है ये या फिर और करेक्शन देखने को मिल सकता है गोल्ड में? गुड आफ्टरनून पूजा। मेरे हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन आया है 52,500-600 के पास जाके। 52,600 का एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस था और उसे ब्रीच नहीं कर पाया मार्केट। हालांकि लास्ट वीक में जो इंटरनेशनल स्पॉट की क्लोजिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी $1,800 के ऊपर, लेकिन इस वीक में जो फेड की मिनट्स थी आई थिंक उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। लेकिन आई वुड से कि फेड मिनट्स में भी ऐसा कोई मेजर कोई ट्रिगर नहीं था जिसके चलते इतना करेक्टिव मूव आया है। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में जो एक रिकवरी आई है आई थिंक वो उसने सारा ही कमोडिटीज पैक में इम्पैक्ट किया है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। और डॉलर इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। हो सकता है कि 108-108.40 तक जाए एक बार प्राइजेस। तो हो सकता है कि MCX पे गोल्ड और थोड़ा सा करेक्ट हो टुवर्ड्स 51,300, 51,250। लेकिन दूसरी तरफ रुपी में भी हमने कमजोरी देखी है। USD INR फिर से एक बार 79.84 लेवल्स के आसपास है जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है एक दो क्लोजिंग में तो हम फिर से एक बार 80.25 से 80.40 तक का लेवल देख सकते हैं स्पॉट में। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में सपोर्ट देगा गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से ऑलमोस्ट 1,000 रुपया टूट चुका है गोल्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आए, लेकिन हो सकता है एक रिकवरी आ सकती है टुवर्ड्स 51,900, 52,000 तक फिर से एक बार। इंटरनेशनल स्पॉट की बात करें तो 1745 का एक स्टिफ सपोर्ट है। हो सकता है वहां तक एक बार प्राइसेस आए, वहां से फिर एक रिबाउंड आने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल्स पर है तो बाइंग करना बेटर है, क्योंकि सपोर्ट पे सेल नहीं करना चाहिए। हमारी जो रणनीति है वो यही रहेगी कि 51,300, 51,250 के आसपास एक बार बाइंग करना चाहिए। 51,000 का एक अच्छा सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 51,900 से 52,000 तक के लेवल हम फिर से एक बार देख सकते हैं।
बिल्कुल। तो सपोर्ट लेवल में है और इस समय सोने में खरीदारी करके चलना ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे के लिए एक तेज़ी ही बनी रहेगी यहाँ पर। जिस तरह के फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं सोने के लिए, तो यहाँ पर तेज़ी का ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए। दीपिन, आपका क्या व्यू बन रहा है? अब तो हम फेस्टिव सीजन में आ चुके हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो धीरे-धीरे सोने में भी एक तेज़ी देखने को मिलती है। अगर किसी का मीडियम टर्म है सोने में किसी का मीडियम टर्म व्यू है, तो उन्हें इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? अभी बाई कर लेना चाहिए आगे अच्छे लेवल्स देखने के लिए, या फिर थोड़ा और वेट करें? देखिए, गुड आफ्टरनून और सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लगता है वीकेंड पे शो पे आके, ताकि अगले हफ्ते की पूरी रणनीति हम विस्तार से बता पाए दर्शकों को। देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और हमारा मानना ऐसा है कि 50,000 टू 50,500 ये आइडियल लेवल्स होंगे आपको गोल्ड में एंट्री करने के लिए, और वहां से आप थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक रख के गोल्ड में बाई कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा बॉटम आउट हो गया है ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा और आगे के महीनों में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अल्टीमेट बॉटम हम ये साल का 48,500 के आसपास सोच सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं रहा है जो एग्जैक्ट बॉटम पे या एग्जैक्ट टॉप पे एंट्री एग्जिट कर सके। तो आप 50,500 के आसपास से डेफिनेटली गोल्ड में एंट्री करना शुरू कर दे मीडियम टर्म से, और वहां से आपको अच्छे रिजल्ट अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये व्यू सोने पे दे दिया गया है। ऐसा ही कुछ चाल हमने देखा इस पूरे हफ्ते सिल्वर में भी देखने को मिले, और उस पर हम अलग से रणनीति समझेंगे, क्योंकि अक्सर दर्शकों के सवाल सोने को लेकर अलग और चांदी को लेकर अलग आता है। दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, लेकिन इस बार चांदी के लिए भी हफ्ता ऐसा ही रहा। कमजोरी देखी गई, वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली। MCX पर चांदी में करीब 40% की गिरावट देखी गई है, और जो दायरा था इस पूरे हफ्ते, कारोबारी दायरा जो था MCX पर, वो 54,170 से लेकर 56,350 का था। और कॉमेक्स सिल्वर में इस हफ्ते करीब 7% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। कॉमेक्स की बात करें तो वहां पर चांदी $19 तक लुढ़की है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड रहा। ग्लोबल मंदी हावी रही, और इसके अलावा सितंबर में फेड ब्याज दरों में करीब 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है, ये भी एक कयास लगाया जा रहा है, और इसके चलते हम देख रहे हैं सोने चांदी में एक आने वाले समय में ये एक ट्रिगर के लिए काम कर सकता है। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है? और फेड के फैसले के लिए अब बोला जा रहा है कि सितंबर में 75 बेसिस पॉइंट का हाइक ले सकते हैं। अगर चांदी के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर किस तरह की तेजी देखने को मिल सकती है, और अब कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? क्योंकि इस हफ्ते तो 56,350, 54,170 ये एक दायरा था। क्या इसके ऊपर चांदी जा सकती है, या फिर ऑलमोस्ट इसी रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि कुछ बड़ा इवेंट तो है नहीं नेक्स्ट वीक? वेल, मेरे हिसाब से अगर इंटरनेशनल स्पॉट की बात करें तो अराउंड 19.10 और ऑन द हायर साइड 19.7 और 19.8 डॉलर्स का एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि ये रेंज में ट्रेड करेगा। अभी सिल्वर को फिर से एक तेज़ी के मोमेंटम में आने के लिए 19.7 और 19.8 का जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग आना पड़ेगा, तभी ही हम सिल्वर में फिर से एक अप मूव देख सकते हैं। एक पुल बैक रैली पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी गिरा है प्राइजेस, ऑलमोस्ट 60,000 के पास जाके प्राइस अभी फिर से एक बार 56,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर MCX की बात करें तो MCX में 54,800 54,600 का एक सपोर्ट है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक पुल बैक रैली आए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार पॉइंट सिल्वर गिर चुका है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक रैली आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर सस्टेन करना है ऊपरी लेवल्स पर तो 19.70 19.80 के ऊपर इसे टिकना पड़ेगा। एक पॉजिटिव ये है कि बेस मेटल्स में अभी भी आई वुड से बेस मेटल स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट्स गेन्स। ज़्यादा कोई करेक्टिव मूव नहीं आया है। कॉपर के प्राइसेस को देखें तो कॉपर अभी भी it is trading close to 670 665 levels। तो अगर बेस मेटल्स में हम कोई अप मूव देखते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर में एक अप मूव आ सकता है। और डॉलर इंडेक्स की चाल को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स में हमें कोई भी करेक्टिव मूव दिखा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट वीक में कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, अगर कोई
ट्रिगर नहीं है, तो हो सकता है कि एक पुल बैक रैली आए। तो डॉलर इंडेक्स में हमें क्लोजली वॉच करना है। डॉलर इंडेक्स में अगर कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर, गोल्ड, सारे कमोडिटीज़ में एक अपसाइड मोमेंटम आए। तो मेरे हिसाब से लेवल्स को लेके चलना चाहिए। 19.10 का सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर 18.8 तक आ सकता है। तो आई थिंक वहाँ से एक बार हम फिर से एक अप मूव देख सकते हैं सिल्वर प्राइसेस में। एमसीएक्स में 54,800, 55,000 के लेवल से आई थिंक एक रिबाउंड पॉसिबल है। तो 55,000 के लेवल से एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये व्यू चांदी पर दे दिया गया है। चलिए, इस बीच हमें कुछ दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं हमें, तो सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता दिया गया है। इस बीच भोपाल से हमें एक दर्शक का सवाल आया है, श्याम जी का। थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लग रहा है इनका, क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं कि सोने में आगे कितनी गिरावट आ सकती है, और चांदी के लिए भी इन्होंने सुझाव मांगा है। दीपेन, वैसे तो इनके सवाल से ही क्लियर नहीं है कि ऑलरेडी सोना इनके पास है, ये लेवल्स जानना चाह रहे हैं, या फिर ये शॉर्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं। अगर शॉर्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो क्या फिर इनको आप सलाह देंगे कि इस तरीके की पोजीशन लेनी चाहिए सोने में? और चांदी में भी अपनी राय दीजिए, आपका क्या व्यू बन रहा है? नेक्स्ट वीक चांदी में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? ठीक है, सिल्वर में हमारा मानना ऐसा था कि 58,000 के लेवल से हमने लास्ट वीक दर्शक मित्र को बताया था कि थोड़ी गिरावट आ सकती है, और 56,200 से 55,800 के आसपास प्राइसेस आ सकते हैं। तो और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट है, तो कृपया करके ये 400-500 पॉइंट की गिरावट को ट्रेड ना करने की सोचे, बिकॉज इन लेवल से कभी भी एक पुल बैक आ सकता है। तो इनफैक्ट आप रिवर्सली जब भी 55,800 के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें। गोल्ड में भी यहाँ से और 500-600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग अटेम्प्ट करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, बिकॉज वीकेंड में कभी भी पुल बैक आ सकता है। अगले हफ्ते कोशिश ये करें कि 50,500 से 50,800 के आसपास प्राइसेस आते हैं, तो वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो ये राय आपको चांदी और सोने दोनों में दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रूड के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा था, इसका एक आपको अपडेट दे देते हैं। इस बार हमने देखा कि क्रूड में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एक समय जब ऐसा था कि हम $100 के ऊपर कच्चा तेल देख रहे थे, वहाँ से तो अब काफ़ी ज़्यादा नरमी आ चुकी है सोने में। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि 95, 96 के लेवल्स, 97 तक के लेवल्स क्रूड में टच करते हुए नजर आए, तो एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल अगर इस हफ्ते की बात करेंगे तो क्रूड में नरमी ही रही। एमसीएक्स क्रूड में इस हफ्ते करीब 4.75% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उतार चढ़ाव लगातार इसमें बराबर बना रहा। इस हफ्ते एमसीएक्स पर 6,800 से 7,350 के बीच कच्चे तेल ने कारोबार किया। ब्रेंट क्रूड में इस हफ्ते 2.75% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। $95 तक की भी गिरावट हमने देखी है। यूएस क्रूड स्टॉक में कमजोरी है, इस तरह के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए थे। इसके अलावा कल हमने देखा कि यूएस में जो तेल कंजम्पशन का आंकड़ा था वो काफ़ी मजबूत था, और उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक बढ़त भी देखने को मिली है। तो इस तरह के जो एक के बाद एक डेटा आ रहे हैं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव बराबर बना हुआ था। अब अगले हफ्ते क्या करना चाहिए ये हम समझ लेते हैं। रविंद्र, क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह का कारोबार आप किस तरह का दायरा आप देख रहे हैं, और ट्रेडर्स को क्या सुझाएंगे? शॉर्ट लेकर चलना चाहिए या फिर खरीदारी का कोई व्यू बन रहा है आपका? अहम ट्रिगर्स क्या होंगे कच्चे तेल के लिए? वेल, आई थिंक क्रूड ऑयल में रैलीज पे सेल करना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। अगर नाइमेक्स की बात करें, नाइमेक्स क्रूड की, तो अपना जो 252 डे डीएमए है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइजेस, और वो जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड $91 का है। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट। एमसीएक्स में वो अराउंड 7,300
7400 के आसपास होता है। तो मुझे लगता है कि रैलीज पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल जो है ये अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 252 डीडीएमए का सपोर्ट ले रहा है। ये इसमें और गिरावट आएगी अगर 6850 ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 6600 6550 तक भी प्राइस आ सकते हैं। इंटरनेशनल में $84 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नाइमेक्स क्रूड में। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर लेग ऑफ अ डाउनसाइड टुवर्ड्स $76-78। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 84 हाफ होल्ड है ऑन नाइमेक्स, एक दायरा रहेगा $91 से लेके $84-85 का। तो अभी ये एक सपोर्ट के करीब है, तो मेरे हिसाब से 6950 980 तक आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। 6850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिसल जाता है तो फिर ये और द फॉल माइट डीपन फर्दर। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे बाइंग करके 7250 7350 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहाँ पे शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट के करीब है तो एक बार बाइंग करके चलना चाहिए, और अगर रैलीज आती है टुवर्ड 7350 400 शॉर्ट करके चल सकते हैं। ओके तो शॉर्ट करना यहाँ पर रिस्की हो सकता है, ये व्यू आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो दर्शक के सवाल आ रहे हैं वो उल्टा ही चल रहे हैं, उनका कॉन्ट्रा व्यू ही यहाँ पर वो पूछ रहे हैं। और इस बीच सूरत से हमें सत्येंद्र शाह जी ने सवाल भेजा है और इनका ये पूछना है कि क्रूड में आने वाले समय में और कितनी गिरावट आ सकती है। दीपेन, इनका भी जवाब दीजिए आप, और इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नेक्स्ट वीक वॉच करेंगे कच्चे तेल में, जिससे कि और किस तरह की चाल यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए, हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 7200 से 7250 के आसपास। ये पुल बैक कल आया था और आज वापस प्रॉफिट बुकिंग आई है गैप डाउन में। तो आप यही फैक्टर्स एक्सपेक्ट करके चलिए तो मार्केट में आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी। पुल बैक में और 7400 के लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि नीचे की तरफ हो चुकी है क्रूड ऑयल में, और आने वाले समय में आपको 6400 टू 6500 के टारगेट्स नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं, वो चाहे एक महीने का टाइम फ्रेम क्यों ना लगे। और ये भी याद रखना है कि गिरावट जब भी आते हैं मार्केट में तो ज्यादा फास्ट और रैपिड होती है। तो अगर आप बाउंसेस आते हैं तो वहाँ पे पुट बाई करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉसेस, और अंदर लोअर साइड अगर 1 से 1.5 महीना 2 महीने का व्यू रखते हैं तो आई थिंक 6500 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये व्यू आपको कच्चे तेल में दे दिया गया है, और किस तरह की पोजीशन आपको लेनी है, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, ये भी आपको सुझाया गया है। दोनों ही एक्सपर्ट ने हमें राय दे दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स की, बेस मेटल्स की। औरंगाबाद से हमें सवाल भी आया है राम कुमार पाटिल जी का, और इनका सवाल है कि सबसे बेस्ट मेटल इस वक्त क्या है अगर कोई ट्रेड लेना है इस माहौल में। तो रविंद्र, क्या सुझाव देंगे आप, और आपके लिहाज से आपको कौन सा मेटल इस वक्त अच्छा दिख रहा है बेस मेटल, जहां पर कि आप बेट लेंगे? मेरे हिसाब से दो मेटल है, एक तो कॉपर है और दूसरा एल्यूमिनियम है। क्योंकि जिंक एक अच्छा बाई था लोअर लेवल्स पे, लेकिन जिंक का जो अपसाइड रैली है आई थिंक थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है और अभी एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। कॉपर में हमने अभी तक एक सस्टेनेबल रैली नहीं देखी है। यस, 630 620 के लेवल से 670 680 तक तो आया है, लेकिन हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है दैट माइट एक्सटेंड टिल 700 705, और लोअर लेवल्स पे मेरे हिसाब से अगर 660 665 तक अगर मिलता है तो आई थिंक इट्स अ गुड जोन टू बाई। 678 680 मुझे लग रहा है कि पहले एक बार पॉसिबल है, उसके बाद 700 तक जा सकता है। चाइना से जो स्टिमुलस का होप्स है आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द मार्केट, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड कंसर्न्स की वजह से थोड़ा बहुत गेन्स भी कैप हो रहा है। बट मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट वीक का जो ट्रिगर होगा वो डॉलर इंडेक्स ही होगा। डॉलर इंडेक्स में अगर नरमी दिखती है तो आई थिंक सारा ही कमोडिटीज में हम एक तेजी देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, हो सकता है कि 108 तक एक बार टेस्ट करे डॉलर इंडेक्स, वहां से हो सकता है कि एक करेक्टिव मूव आए। लेकिन इनिशियल द स्टार्ट ऑफ द वीक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव रहे प्राइसेस में,
लेकिन उसके बाद लोअर लेवल्स पे सपोर्ट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक कॉपर अच्छा बेट होगा फॉर नेक्स्ट वीक। और फ्रॉम अ पोजीशन पर्सपेक्टिव आई थिंक एल्यूमिनियम कैन बी अ गुड बेट, क्योंकि एल्यूमिनियम 200 एल्यूमिनियम में 202 201 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और हमने देखा है कि काफ़ी बार ट्राई किया मार्केट ने उसे ब्रीच करने का, लेकिन ब्रीच नहीं हुआ। उसके बाद हमने 220 तक के लेवल्स भी देखे थे। तो मेरे हिसाब से अगर ये 205 206 तक भी आता है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है एल्यूमिनियम में। अभी भी जो एनर्जी प्राइसेस, हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से काफ़ी सारे स्मेल्टर्स में प्रोडक्शन कट हो रहे हैं, तो दैट माइट इम्पैक्ट द प्राइसेस। और अभी जो हमने एक डाउनफॉल देखा है जिंक और एल्यूमिनियम में, आई थिंक दैट इज बिकॉज थोड़ा सा जो सप्लाई टाइटनेस है उसको फेड आउट कर दिया है डिमांड कंसर्न्स ने। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर से आ सकता है अगर गैस प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर रहे, स्पेशली गैस प्राइसेस यूरोप में अगर ऊपर रहे, तो आई थिंक इट माइट इम्पैक्ट द प्राइसेस अगेन। और एल्यूमिनियम आई थिंक इज अ गुड बेट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, पोजीशन पर्सपेक्टिव। तो जब तक कि 200 के ऊपर है आई थिंक इट्स अ गुड रिवॉर्ड रेशियो। 205 206 तक आते तो बाय कर सकते हैं, फिर से हम 220 225 तक का लेवल एल्यूमिनियम में देख सकते हैं। तो आई थिंक माय बेट वुड बी ऑन कॉपर फ्रॉम नेक्स्ट वीक्स पर्सपेक्टिव, और फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एल्यूमिनियम। ओके, बिल्कुल। तो ये राय आपको मेटल्स में दे दी गई, बेस मेटल्स में। रामकुमार पाटिल जी, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है। कॉपर के लिए भी जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसमें आप 678 682 के लेवल्स देख सकते हैं, और एल्यूमिनियम भी जब तक 200 के ऊपर है एक अच्छा खरीदारी का बेट हो सकता है। एक बार आपको क्विकली बता देते हैं कि मेटल्स के लिए पूरा हफ्ता था कैसा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इस पर कि आपको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। बेस मेटल्स के लिए ये जो हफ्ता रहा इसमें MCX कॉपर के अगर देखेंगे तो 2.5% की कमजोरी रही, बट जैसा कि रविंद्र आपको बता रहे थे कि यहाँ पर अभी भी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है खरीदारी का, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिंक में 1.75% की कमजोरी रही, और जो कारोबारी दायरा था वो 314 से 340 के बीच का रहा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 2.75% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली एल्यूमिनियम में। 209 213 के आसपास एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा था, और लेड में भी कमजोरी ही देखने को मिली। ये पूरा हफ्ता वीक ही था, और 1% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो पूरा जो हफ्ता था वो बेस मेटल्स के लिए काफी वीक था। दिपिन, आपसे समझना चाहेंगे मेटल्स पर, बेस मेटल्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको भी कॉपर और एल्युमिनियम अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, या फिर कुछ और भी व्यू बन रहा है? क्योंकि वीकनेस हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त मेटल्स में देखने को मिल रही है, तो इन स्तरों पर कहाँ पर आपकी बेट होगी? देखिए, बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी गिरावट आ गई है। हमारा मानना है ऐसे कि जो अभी कंसल्टेशन हो रहा है तो नेक्स्ट वीक के लिए पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लेड की तरफ जाना चाहेंगे। ऑफ द रेडर कमोडिटी रही है और काफ़ी समय से रेंज में रही है। अगर ये 185 186 को डिसेसिवली क्रॉस कर लेता है तो आई थिंक अच्छा बड़ा मूव आ सकता है, और 195 के आसपास भी प्राइसेस आ सकते हैं। तो आप लेड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज एक साइडवेज रही है तो रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। जब तक 180 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। और जिंक अगर आज इंट्राडे में कहीं 213.70 214 के आसपास आता है, या मंडे ट्यूसडे 214 के आसपास आता है, तो वहाँ पे भी आप एक बार बाई करने की कोशिश कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 209, एंड ऑन द हायर साइड 220 के आसपास के टारगेट्स आपको 320 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं।
बिल्कुल। तो ये आपको बेस मेटल्स पे थोड़ी देर पहले राय दीपेन दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन से जुड़े भी हमें काफी सारे दर्शकों के यहाँ पर सवाल मिल रहे हैं। दिल्ली से विक्रम जी ने सवाल भेजा है, कॉटन केक यानी कपास खली 2630 में बेची थी, आगे क्या करना चाहिए, ये है इनका सवाल। रविंद्र, क्या सजेस्ट करेंगे आप, कॉटन पर क्या व्यू बन रहा है? और इनके पास जो है वो कॉटन केक है 2630 में इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, इन्हें भी सजेस्ट करिए क्या करें। वेल आई थिंक कॉटन ऑयल सीड केक में 2800 का रेजिस्टेंस है और प्राइस जो है आई वुड से कि काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन मोड में है। अगर हम जून से देखें तो 2800 से लेके नीचे लो अराउंड 2450 का किया था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी है और फिर से फॉल आया है। तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, तो जब तक कि ऊपर में 2800 होल्ड है और लोअर लेवल्स में 2450 होल्ड है, आई थिंक इट विल ट्रेड इन अ रेंज। और अगर एकदम ये रेंज के अंदर की बात करें तो आई थिंक इसमें अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 2700 के आसपास है। उसके ऊपर अगर इसमें क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आई थिंक फिर से ये 2800 की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर नहीं आती है और ये कंटिन्यू रहता है फॉल, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है वो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग अराउंड 2650 के आसपास ही होगा। तो आई थिंक नीचे में 2500 2600 से लेके 2550 तक के लेवल्स पॉसिबल है। और 2450 का लेवल वॉच कीजिए, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ओके, ये रहा है कॉटन पे। क्विकली रविंद्र, आपसे मसाला पर भी एक बार व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा हफ्ता हमने देखा जीरा धनिया में तेजी बनी रही, हल्दी में दायरे में कारोबार रहा, लेकिन ये शुक्रवार का ट्रेंड था। अब आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका स्पाइसेस पर? वेल आई थिंक जीरे में एक अपसाइड एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा था कि एक बार 26,500 27,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं, तो करीब करीब वहां पर आकर प्राइसेस अभी थोड़े से एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, तो मुझे लगता है कि हम एक करेक्टिव मोड में आ सकते हैं जीरे में। और वो करेक्शन जो है दैट कैन गो टिल 24,500 से लेके 23,900 तक के लेवल्स हम जीरे में देख सकते हैं। तो आई थिंक एक टॉप मेरे हिसाब से एक टॉप बन चुका है। और अगर धनिया की बात करें तो कोरिएंडर में भी कोरिएंडर आई वुड से कि थोड़ा सा एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, तो इट वाज अ कंसोलिडेशन फेज इन कोरिएंडर, और अभी भी आई वुड से कि एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट जो है वो 12,000 के ऊपर ही आएगा, और अगर 12,000 ये सस्टेन करता है और सपोर्ट इसका जो है वो अराउंड 11,600 का, अगर 11,600 के नीचे या 550 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हम वी माइट मूव टुवर्ड्स 11,300 350। तो मेरे हिसाब से दो लेवल को वॉच करना चाहिए। अपसाइड 12,000, उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हम इसे ब्रेकआउट कहेंगे और 12,500 तक का टारगेट ले सकते हैं। और ऑन द लोअर साइड 11,550 के नीचे अगर इसका क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक वी आर हेडेड टुवर्ड्स 11,300 350। जी और राइट, चलिए ये व्यू आपको स्पाइसेस में दे दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही कमोडिटीज पर हम चर्चा कर पाएंगे, और उम्मीद है आपको अगले हफ्ते की तैयारी के लिए कुछ मदद भी मिली होगी। रविंद्र और दीपेन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम सवालों का जवाब भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।